एक समय था 2002-3 के आसपास जब पूरा मीडिया नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया था। Sitting Chief Minister Narendra Modi has been questioned on the role of his government in mass murders in connection with the post-Godhra riots in Gujarat. और आज एक समय है 2023 में जब इंडिया अलायंस 14 रिपोर्टर्स को बॉयकॉट कर रहा है और सब जगह बात होती है गोदी मीडिया की। अगर सब हैं तो गोदी मीडिया है। मीडिया ने आखिर ये यू टर्न मारा कैसे और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मीडिया एक समय नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा रहता था आज यह रूलिंग पार्टी के तलवे चाटता है। आज लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, हर कोई ये कहता है कि मीडिया तो बिक चुका है। देखिए, पैसा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है, तो ये न्यूज चैनल बिकते क्यों हैं? आखिर इनका अपना एक रेवेन्यू मॉडल होता है और ये अच्छे खासे एक प्रॉफिट पे भी बैठे होते हैं और पब्लिक मोस्टली न्यूज एंकर को गालियां देकर किनारे हो जाती है, जबकि ये तो बेचारे एक एम्प्लॉय मात्र होते हैं और उस न्यूज चैनल का फेस होते हैं। असली पॉलिटिक्स तो पर्दे के पीछे हो रही होती है। देश में पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए न्यूज चैनल, न्यूज पेपर्स और न्यूज एजेंसी, इन तीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इन तीनों पे वो अपना एक वर्चस्व बना के रखे। अब सबसे पहले न्यूज एजेंसीज को समझते हैं। न्यूज एजेंसी एक ऐसा बड़ा सा अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ होता है जो इंफॉर्मेशन और न्यूज को कलेक्ट करता है और ये न्यूज उसके बाद न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स को बेची जाती है। इनफैक्ट सिर्फ प्राइवेट न्यूज चैनल ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट न्यूज चैनल्स, दूरदर्शन न्यूज भी इन न्यूज एजेंसी से इंफॉर्मेशन और न्यूज कलेक्ट करती है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। इंडिया में 3 न्यूज एजेंसीज हैं: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। इनफैक्ट इन न्यूज एजेंसीज की अपनी खुद की सैटेलाइट तक होती हैं। फेमस न्यूज चैनल्स जैसे एनडीटीवी और न्यूज़पेपर्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पीटीआई के क्लाइंट्स हैं। अब जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे साइड में एएनआई लिखा हुआ है, यानी ये इंफॉर्मेशन एएनआई न्यूज एजेंसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बेची है। इनफैक्ट अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे गांधी जी, नेहरू, तिलक, इन सबके अपने न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थे जो कि पब्लिक ओपिनियन को अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चेंज करते थे। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का न्यूज चैनल या न्यूज एजेंसी पर कंट्रोल हो जाता है, ऐसे में अपने सभी एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ये सारे मीडियम्स काफी काम आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिसमें ऑन एन एवरेज लगभग 48 पेजेस होते हैं और 2023 में फिलहाल इसका 5 रुपए प्राइस है। इस 5 रुपए में से 40% यानी कि 2 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होते हैं और एक पेज को प्रिंट करने की कॉस्ट 25 पैसे होती है और इस 25 पैसे को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आएगी 12 रुपए। अब ये अपने एम्प्लॉयज को जो पैसा देते हैं प्लस जो न्यूज एजेंसी से कंटेंट खरीदते हैं उसकी ऑन एन एवरेज कॉस्ट 3 रुपए पड़ती है। तो बेसिकली एक न्यूज़पेपर की टोटल कॉस्ट आती है 17 रुपए, जबकि ये बिक रहा है 5 रुपए का, यानी पर न्यूज़पेपर 12 रुपए का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कैच आता है, ये लॉस कवर होता है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट से, यानी न्यूज़पेपर्स का पूरा बिजनेस मॉडल टिका हुआ है एडवर्टीजमेंट पे। अगर इन्हें एड नहीं मिलेंगे तो ये ऑपरेशंस कर ही नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है क्योंकि इन न्यूज़पेपर्स के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती है, यानी कि ये अगर अपनी कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो लोग किसी दूसरे न्यूज़पेपर पे स्विच कर लेंगे या वो इतना महंगा न्यूज़पेपर खरीदेंगे नहीं। और उसके अलावा पायरेसी इस पूरी इंडस्ट्री को खा जाएगी, यानी कि अगर एक न्यूज़पेपर 17 रुपए का बन रहा है और मान लीजिए उसे 25 रुपए में बेचा जाता है तो न्यूज़पेपर आने की 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर उसकी पायरेटेड कॉपीज पूरे शहर में सर्कुलेट हो जाएंगी। इनफैक्ट इंडिया के सबसे फेमस एंड मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स की कॉस्ट कितनी कम है वो आप स्क्रीन पे देख लो। अब एडवर्टीजमेंट्स में भी जो इंग्लिश ऑडियंस है वो ज्यादा परचेसिंग पावर रखती है और इसीलिए जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं कंपेयर टू जो लोग हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि आज भी हिंदी वो रीडर्स ज्यादा पढ़ते हैं जिनके पास कम पैसा होता है या जिनकी परचेसिंग पावर कम रहती है। न्यूज़पेपर हमेशा से एक हाई एंड प्रीमियम ऑडियंस के लिए ही कैटर करता रहा है। आज भी जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो मोस्टली अपर क्लास से या अपर मिडिल क्लास से आते हैं और रीडिंग पे डेली बेसिस पे 5 रुपए खर्च करना भी एक आम आदमी के लिए थोड़ा महंगा होता है। प्लस इसमें थोड़ा माइंडसेट का भी रोल है। एक गरीब आदमी 10 बार जाके 5 रुपए की पान की पुड़िया जाके खरीद लेगा, लेकिन वही पैसे रीडिंग में इन्वेस्ट करना बेवकूफी मानी जाती है या उसका अभी हमारे इंडिया में कल्चर नहीं आया है और यहीं पे सफर करती है ये न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। अब जैसी आपकी ऑडियंस होगी उसी तरीके का आपका प्रोडक्ट भी रहेगा, तो इसलिए जो न्यूज भी दिखाई जाती है या जो छापी जाती है वो ऐसी ऑडियंस के लिए होती है जो उसे पढ़ना चाहते हैं। जैसे बॉलीवुड की हाई क्लास पार्टीज होती है, स्पोर्ट्स के पन्ने पे सबसे ज्यादा फुटेज क्रिकेट को मिलता है। इस तरीके से ये एक एलिटिज्म न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को खा रहा है। बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, यहाँ पे अगर 1 घंटे भी बिजली की कटौती होती है तो वो एक नेशनल न्यूज बन जाती है, जबकि भारत के कितने गाँव जहाँ पे कई दिन तक, हफ्तों तक लाइट नहीं आ रही, उसके बारे में किसी को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो ऑडियंस बेस है वो इन छोटे छोटे गाँव का है ही नहीं। इनफैक्ट हालात इतने खराब है कि जो सबसे ज्यादा बिकने वाला
न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी एनुअल सेल्स ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की है, लेकिन प्रॉफिट हार्डली 6.8% है, यानी सिर्फ 681 करोड़ रुपए। अब यही वीक बिजनेस मॉडल वल्नरेबल बना देता है इन न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स को। आखिर प्रॉफिट लाने के लिए फिर ये डिपेंडेंट रहेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है या तो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस। और जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी हालत न्यूज़पेपर से भी ज्यादा खराब है। टाटा कंपनी की D2H सर्विसेज के हिसाब से इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल आपको फ्री में अपनी न्यूज दिखाएंगे और 1 रुपया भी नहीं लेते मंथली सब्सक्रिप्शन के रूप में। और कुछ बेचारे इक्का दुक्का लिटरली चवन्नी अठन्नी बटोर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वो एक महीने के कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं। जब इसको स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल से कंपेयर करेंगे तो पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर होगी, जहाँ पे ये स्पोर्ट्स चैनल और एंटरटेनमेंट चैनल फिर भी 20-22 रुपए 25 रुपए तक चार्ज कर लेते हैं महीने के। व्यूअरशिप के मामले में भी एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल की व्यूअरशिप एक न्यूज चैनल के मुकाबले ज्यादा होती है, तो जितने एडवर्टीजमेंट्स हैं वो भी ज्यादातर इन्हीं चैनल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो बेचारे न्यूज चैनल के पास तो जो एडवर्टीजमेंट्स का सहारा है वो भी नहीं बचता है। इंडिया के मुकाबले वेस्टर्न कंट्रीज में कंटेंट पे पैसा खर्च करने का एक ट्रेंड है, इसलिए वहां पे लोग बुक्स पे भी पैसे खर्च करते हैं और न्यूज चैनल के सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, या OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। इनफैक्ट न्यूज चैनल्स की 70% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से ही आती है, यानी इन शॉर्ट वो एडवर्टीजमेंट्स पे और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पे, कॉर्पोरेट हाउसेस पे इतना डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यूके में एक चैनल देखने के लिए टीवी लाइसेंस की कॉस्ट ऑन एन एवरेज 159 पाउंड्स यानी लगभग 14,000 रुपए कीमत पड़ती है। तो ये चीज तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि न्यूज़पेपर्स हो या न्यूज चैनल्स, अगर इन्हें सर्वाइव करना है तो इन्हें हर हालत में एडवर्टीजमेंट्स खींच के अपनी तरफ लाने जरूर होंगे। और यहीं पे रोल आता है गवर्नमेंट्स का। आपको सुनकर झटका लगेगा, लेकिन इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की मोनोपोली है ये एडवर्टीजमेंट्स देने के मामले में। गवर्नमेंट्स के पास हजारों स्कीम्स, ऑफर्स, डिपार्टमेंट्स, टेंडर्स, इन सब के एडवर्टीजमेंट्स देने का एक अलग से बजट रहता है। सरकारी बैंक से लेके PSUs, LIC, टूरिज्म, रेलवे, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, इन सब के एडवर्टीजमेंट समय समय पे न्यूज चैनल्स या न्यूज पेपर्स पे आते रहते हैं। अब ये एडवर्टीजमेंट्स एक्चुअली गवर्नमेंट के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अलग से एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं। CMS की रिपोर्ट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन कैंपेन पे जो खर्चे का बजट है 1998 से लेके 2019 तक एक्सपोनेंशियली किस तरीके से बढ़ा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बेसिकली देश की गवर्नमेंट इन न्यूज पेपर्स, न्यूज चैनल्स और न्यूज एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी कस्टमर है, और एक ग्राहक दुकानदार के लिए भगवान समान होता है। तो ऐसे में आप अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट की बुराई कैसे कर सकते हो, जबकि आपका सारा का सारा बिजनेस और आपके प्रॉफिटेबल होने का द सोल रीजन इज गवर्नमेंट इटसेल्फ। 2019 के इलेक्शन के पहले द हिंदू न्यूज़पेपर ने रफाल डील को एक्सटेंसिवली कवर किया। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने मोदी जी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पे कई बार आर्टिकल्स छापे। उसके बाद 2019 में गवर्नमेंट बनने के बाद 5 न्यूज़पेपर्स ऐसे थे जिसमें गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट्स देना बंद कर दिया। इनफैक्ट इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया को हर महीने 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एड से। वहीं द हिंदू को सेंट्रल गवर्नमेंट के एड से 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पर मंथ मिलता है। एक RTI के रिस्पॉन्स में पता चलता है कि गवर्नमेंट ने 2010 से 2014 के बीच में प्रिंट मीडिया पे 1318 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो, डिजिटल सिनेमा पे 729 करोड़ खर्च किए। भारत निर्माण जैसी स्कीम को एडवर्टाइज करने में 421 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और ये सभी एड्स उन न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को मिले थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ दबी आवाज में थोड़ा बहुत बोलते थे, लेकिन उन्हें ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते थे। पंजाब में अजीत न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब अजीत न्यूज़पेपर के एडिटर्स ने लिखना शुरू कर दिया, तब आम आदमी पार्टी ने इस न्यूज़पेपर पे नकेल कसने के लिए जितने भी एडवर्टीजमेंट थे वो सारे एक एक करके बंद कर दिए। इनफैक्ट सतनाम सिंह, अजीत न्यूज़पेपर के एडिटर, ने आम आदमी पार्टी पे बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके न्यूज़पेपर्स को एडवर्टीजमेंट्स ना देकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी उनके न्यूज़पेपर को बर्बाद करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में एक RTI फाइल की गई जिसमें पाया गया कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में टीवी न्यूज चैनल्स को अकेले 160 करोड़ रुपीस दिए गए एज एडवर्टीजमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा नेटवर्क 18 ग्रुप को हुआ। इनफैक्ट दिल्ली में तो एक बायो डिकम्पोजर बनता है 68 लाख रुपीस में, लेकिन इस प्रोजेक्ट के एडवर्टाइजमेंट पे 23 करोड़ रुपीस खर्च किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी और स्टेट गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं न्यूज चैनल्स और न्यूज एजेंसीज पे किस तरीके से और किस हद तक नकेल कसा जाए। 2019 के इलेक्शन के पहले प्रिंट मीडिया में दिया जाने वाला जो बजट था एडवर्टीजमेंट्स का वो 25% से बढ़ा गया। वहीं न्यूज चैनल्स और टीवी के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स का बजट था वो 11% से बढ़ाया गया। तो सभी न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स में एक होड़ मच गई कि ये जो बजट बढ़ा है इसमें कितना ज्यादा से ज्यादा वो अपनी तरफ कॉर्नर कर लें और अपने प्रॉफिट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लें।
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC के हिसाब से 2018 में अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा एड चलाने वाली अगर कोई कंपनी थी तो एक्चुअली थी भारतीय जनता पार्टी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे नेटफ्लिक्स थी, और इसके अलावा टॉप 10 में विमल पान मसाला, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अमेजॉन जैसी कंपनीज का नाम आता था। और कांग्रेस भी ज्यादा दूर नहीं थी, वो भी टॉप 20 में कहीं ना कहीं लिस्ट में आ रही थी। प्रिंट मीडिया में लैंग्वेज वाइज किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एड चलाते हैं वो आपको खुद इस चार्ट में दिख रहा है। 2020 में जब गलवान इंसिडेंट अपने चरम पे था, उस वक्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI ने चाइनीज एम्बेसडर सुन वीडोंग का एक इंटरव्यू लिया, जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे, और उससे इंडियन गवर्नमेंट का काफी नुकसान हुआ। PTI का सबसे बड़ा कस्टमर इंडिया में प्रसार भारती है, और एक RTI एक्टिविस्ट ने इसका डेटा भी निकाला। इस इंसिडेंट के बाद प्रसार भारती ने अपने रिलेशंस को रीवैल्यूएट किया PTI के साथ, और उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंस ANI को मिलने लगी, और अब गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो सब ANI पे डिस्कस होती हैं। और एडवर्टाइजमेंट्स के अलावा अगली स्ट्रेटेजी जो काम आती है वो आती है स्लैप की। अब ये स्लैप थप्पड़ नहीं है, SLAPP, स्ट्रेटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब इसका काम होता है बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट के खिलाफ डेफेमेशन के सूट फाइल करना। और इंडिया की जुडिशरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि केसेस इतने लंबे खिंच जाते हैं कि उसमें कोई जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो केस लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़े हरासमेंट से कम नहीं होता है। और एक जर्नलिस्ट के खिलाफ या एक न्यूज एजेंसी चैनल के खिलाफ अलग अलग स्टेट्स में डेफेमेशन करने की जो मास्टर प्लान था, उसकी शुरुआत करी थी 2000s में IIPM नाम के एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अरिंदम चौधरी ने। अब ये इंस्टीट्यूट ना तो UGC से सर्टिफाइड था, ना ही इसको कोई डिग्री देने की परमिशन थी। बेसिकली इसके पास कोई एफिलिएशन नहीं था, लेकिन ये बड़ी बड़ी फेंकता था कि डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIMs। इनफैक्ट इसकी PR एजेंसी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इसने बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज तक बना डाली, जिसमें सनी देओल जैसे सुपरस्टार्स को भी ले लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ये जो मूवी बनाई थी, ये भी जो जीता वही सिकंदर से इसने चोरी करी थी। लेकिन एक इनोवेशन जो ये करके गया वो ये था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोर्ट्स में जाके डेफेमेशन केसेस स्लैप करना। जब इसका भांडा फूटने लगा तब इसने इस स्ट्रेटजी को अपनाया था, और पब्लिक की आंखें खुली कि किस तरीके से डेफेमेशन को भी हैरेसमेंट के टूल के रूप में यूज किया जा सकता है। 2005 में आउटलुक ने इस फ्रॉड को सबसे पहले कवर किया था। उसके बाद अरिंदम चौधरी ने आउटलुक, द कैरावान, करियर 360 और जो भी उन्हें क्रिटिसाइज करता था उनके खिलाफ केस करते थे, और अलग अलग स्टेट से करते थे। ये केसेस सिर्फ अरिंदम चौधरी की कंपनी नहीं करती थी, बल्कि इनके अलग अलग एजेंट्स होते थे, कंपनी के एम्प्लॉयज होते थे, वो भी अपने अपने जुरिस्डिक्शंस में जाके केस करते थे। करियर 360 के चेयरमैन महेश्वर पेरी दिल्ली में बैठते थे, लेकिन उनके खिलाफ केसेस चंडीगढ़ से लेके गुवाहाटी, सूरत, मुंबई, इंदौर, देश के अलग अलग कोनों में किए गए, ताकि वो पूरी देश में भ्रमण करते रहे और अपने करियर पे, अपने काम पे फोकस करने के बजाय कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। उसके अलावा अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग वकील करने का, जर्नी करने का, लिटिगेशन कॉस्ट अलग से पड़े। 2005 से ये सिलसिला शुरू होता है और 2016 तक चलता है। अब 2016 में महेश्वर पेरी केस जीत भी जाते हैं, जब IIPM अपने सारे कोर्ट केसेस को वापस ले लेता है। लेकिन यहाँ पे जीत कर भी ये इंसान हार जाता है, क्योंकि इसके 11 साल जिंदगी के बर्बाद हो जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। इनफैक्ट ये स्ट्रेटजी इतनी काम आई कि जनवरी 2018 में अनिल अंबानी ने द फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द वीक, ट्रिब्यून, NDTV, इन पे बैक टू बैक केसेस ठोक दिए। अडानी जी ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पे 2 डेफेमेशन सूट फाइल किए 2017 में। 2021 में अडानी पोर्ट्स ने इकोनॉमिक टाइम्स पे केस किया। कुछ फ्रीलांस जर्नलिस्ट जैसे रवि नायर भी इसकी चपेट में आते हैं। मीडिया में सेंसेशन पाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट का केस किया जाता है। अब कोर्ट में आप जितने भी रुपए के डैमेजेस चाहते हैं, तो मान लीजिए आप 10,000 करोड़ का केस कर रहे हैं, तो 1% के हिसाब से आपको कोर्ट में 100 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। और यहाँ पे सबसे हैंडी प्रूफ होता है गुजरात स्टेट, क्योंकि यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितना भी डैमेजेस क्लेम करें, लेकिन मैक्सिमम कोर्ट की फीस 75,000 होगी। यानी 75,000 रुपए में आप चाहो तो 100 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का कितने भी डैमेजेस क्लेम कर दो, 75,000 रुपए से ज्यादा की फीस नहीं लगेगी। इसीलिए गुजरात डेफेमेशन केसेस का एक हब बन चुका है। अब एडवर्टाइजमेंट्स और डेफेमेशन के बाद तीसरी स्ट्रेटजी आती है, इफ यू कांट फाइट अगेंस्ट देम, बी अ पार्ट ऑफ देम। यानी कि आप किसी तरीके से मीडिया चैनल को खरीद ले या उसका हिस्सा बन जाए, उसमें ओनरशिप का कुछ स्टेक आपके पास आ जाए। अब मैंने ऑलरेडी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिजनेस मॉडल आपको समझाया हुआ है, इसलिए इन मीडिया कंपनीज को खरीदना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इंडिया में 1/3 से ज्यादा न्यूज चैनल्स या तो पॉलिटिशियंस ओन करते हैं या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस। एक एग्जांपल से समझते हैं, नेटवर्क 18 जिसके CNBC, CNN, आवाज जैसे न्यूज चैनल्स थे, फर्स्ट पोस्ट, मनी कंट्रोल जैसी मैगजीन्स, ये लोग अक्सर करके मुकेश अंबानी के खिलाफ उल्टा सीधा लिखा करते थे। ऐसे में जनवरी 2012 में जब ये कंपनी कर्जे में डूबी हुई थी, तब रिलायंस जैसी कैश रिच कंपनी ने 1700 करोड़ की अमाउंट
नेटवर्क 18 में डाली और 2 साल बाद 2014 में पूरा नेटवर्क 18 को टेक ओवर कर लिया। इंडिया टुडे, द लल्लन टॉप, न्यूज तक जैसे चैनल्स पे अपना पैसा लगाया हुआ है। इसका 23.6% हिस्सा कुमार मंगलम ओन करते हैं। एशिया नेट को राजीव चंद्रशेखर ओन करते हैं, जो अभी बीजेपी से एसोसिएटेड है। लोकमत को विजय दारदा ओन करते हैं, जो 3 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमपी हो चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल का पीटीसी न्यूज है और यही फैमिली केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ओन करती है। इनफैक्ट 2008 में बादल फैमिली पीटीसी न्यूज, पीटीसी पंजाबी और पीटीसी चकदे लॉन्च करती है और लॉन्च करते ही बादल फैमिली की गवर्नमेंट चूंकि पंजाब में थी, तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने एडवर्टीजमेंट्स थे ये एकदम न्यूली लॉन्च्ड इन चैनल्स को मिलना शुरू हो गए। न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज हरियाणा के पॉलिटिशियन विनोद शर्मा का है, जो कि पहले कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, फिर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और फिर वो बीजेपी में भी आए। वैसे इनको काफी पब्लिसिटी इनके नालायक बेटे मनु शर्मा, जिसने जेसिका लाल का मर्डर किया था, उसके केस में भी मिली थी। जी न्यूज को सुभाष चंद्रा ओन करते हैं, जो बीजेपी से क्लोजली एसोसिएटेड है। तमिलनाडु के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप सन टीवी को ओन करते हैं कलानिधि मारन, जो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के रिश्तेदार हैं। और रिसेंटली अडानी ने किस तरीके से एनडीटीवी का हॉस्टाइल टेक ओवर किया था, उस पर भी काफी चर्चा हुई थी। तो ऐसे में रवीश कुमार या अभिषार शर्मा जैसे जर्नलिस्ट भले ही कितना भी चिल्ला ले, अगर सब हैं तो गोदी मीडिया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब के सब जर्नलिस्ट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं और ये सब के सब बिके हुए होते हैं। बेसिकली मैं कहूंगा हमाम में सब नंगे होते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल इस तरीके का है कि अगर इन्हें एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलते हैं तो ये सब सड़क पे आ जाएंगे और भीख मांगेंगे। या तो ये यूट्यूबर बन के एक प्राइमरी न्यूज को पकड़े और उस पर अपनी ओपिनियंस देके यूट्यूब चैनल खोल ले, तो भले ही कुछ हो, लेकिन एक न्यूज एजेंसी, न्यूज चैनल या न्यूज पेपर में रहकर अगर कोई ये जर्नलिस्ट क्लेम करता है कि वो एकदम इंडिपेंडेंट है, तो उससे बड़ा झूठा, मक्कार और फ्रॉड कोई नहीं है। और ये बात चाहे गोदी मीडिया की हो, चाहे खान मार्केट मीडिया की हो, प्रो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो, उसके लिए लागू होती है। लेकिन पब्लिक ओपिनियन को बेवकूफ बनाने में सिर्फ मीडिया का ही हाथ नहीं है। एक्चुअली आज बहुत सी बड़े बड़े यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से। तो इन यूपीएससी माफियाज को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।